जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदा से कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी 4 सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को 7 प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा, 8वां होगा। सभी प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से देखिएगा। अभी तक जितने भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट बना रखी जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स पीएस पीवाईक्यू एंड एमपी 2024 इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट और जो मैं चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूँ वो भी आप अच्छे से देख पाएंगे। दोस्तों डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स का पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने आप सभी मित्रों को प्रोवाइड कराया है। यदि आपको किसी चैप्टर में किसी टॉपिक में ये दिक्कत है तो दोस्तों आप सभी मित्र जो मैंने प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड 4 सेमेस्टर मैथ्स 2024, इस प्लेलिस्ट के अंतर्गत पूरा कंप्लीट सिलेबस है। जिस चैप्टर में जिस टॉपिक में दिक्कत है जाइए और अच्छे से देखिए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से और बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी वीडियो को देखेंगे तो दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और जिस भी टॉपिक और जिस भी चैप्टर में आपको दिक्कत है वो दूर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न और बहुत ही बेहतरीन पहला प्रश्न आपसे कह रहा है, एक मदारी की टोपी एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है यदि उसमें 840 वर्ग मीटर एक मदारी की टोपी शंक्वाकार यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है। आगे आपसे कहता है और उसके गोल सिर का परिमाप 56 सेंटीमीटर हो तो टोपी की तिरछी ऊंचाई क्या कीजिए। तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है एक मदारी की टोपी शंक्वाकार है। एक मदारी है जिसकी टोपी कैसे शंक्वाकार है, ठीक है, कोन के रूप में। यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा हो, जो टोपी बनाई गई है तो जो उसमें कपड़ा लगा वो 840 वर्ग सेंटीमीटर लगा है। आगे कहता है उसके गोल सिर का जो परिमाप 56 सेंटीमीटर है, तो आपको बताना है टोपी की जो तिरछी ऊंचाई क्या होगी। तो आप जानते हैं शंकु के बारे में जानते हैं, लेकिन मैं चित्र के माध्यम से समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। शंकु ऐसे ही तो बनता है, एक कोन जो है वो ऐसे ही तो बनती, ऐसे ही तो बनाते हैं। तो ये हमारी कोन बन गई। अब देखिएगा कह रहा है एक मदारी की टोपी शंक्वाकार यदि उसमें 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा, तो यानी कि जो आप देखिए मदारी की जो टोपी होती है तो जो उसका बाहरी भाग, ये टोपी का जो भाग होगा उसको जो कवर करना होगा, मतलब ये वाला एरिया, तो ये वाला जो एरिया आपको कवर करना होगा ये, ठीक है, ये पूरा एरिया जो कवर करना होगा वो 840 लगता है।
840 वर्ग सेंटीमीटर। ये किसके बराबर हो जाएगा? उसके वक्र पृष्ठ के बराबर हो जाएगा। और गोल सिरे मतलब ये जो नीचे वाला वृत्त है, भाई शंकु में एक वृत्त होता है नीचे वाला, तो ये वृत्त है, इसका परिमाप आपको 56 सेंटीमीटर दे रखा है। तो आपसे तिरछी ऊंचाई पूछा है, तो क्या लिखोगे? दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? जो 840 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है, तो ये क्या हो जाएगा? 840 वर्ग सेंटीमीटर जो कपड़ा लगा है इस शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, और शंकु का वक्र पृष्ठ कितना दिखा है? 840 वर्ग सेंटीमीटर। फिगर मैंने समझाने के लिए बनाया, इसकी जरूरत नहीं है। 840 वर्ग सेंटीमीटर होगा। और आप जानते हैं शंकु का वक्र पृष्ठ कितना? पाई आर एल कितना? 840 वर्ग सेंटीमीटर हो जाएगा। बहुत ध्यान से सुनते रहिएगा। पाई आर एल की वैल्यू 840 वर्ग सेंटीमीटर हो गई। अब देखिए हमें आपसे पूछा क्या? तो उसकी तिरछी ऊंचाई बताइए। सुनते रहिएगा ध्यान से। उसकी तिरछी ऊंचाई यानी कि हमें एल बताना है। तिरछी था तिर्यक ऊंचाई, स्लैंट हाइट, तो हमें एल बताना है। यानी कहीं से हमें इसकी त्रिज्या पता चल जाए आर की वैल्यू, तो हम क्या एल निकाल सकते हैं। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 बनाकर यहीं पर छोड़ दीजिए। अब ध्यान से देखिए अगली चीज क्या? गोल सिरे का परिमाप। तो यानी कि शंकु का जो शंक्वाकार भाग नीचे का जो हिस्सा है वो आपको कितना? 56 सेंटीमीटर दे रखा है। क्या? जो शंक्वाकार हिस्सा है उसका जो ये नीचे वाला वृत्त है वो आपको 56 दे रखा है। तो गोल सिरे का परिमाप बराबर गोल सिर का परिमाप, गोल सिर का परिमाप बराबर कितना देखा है? 56 सेंटीमीटर। अब ध्यान सुनते रहिएगा, 56 सेंटीमीटर है। और आप जानते हैं गोल सिर का परिमाप ये वृत्त होता है, तो वृत्त का परिमाप मतलब उसकी परिधि, और वृत्त की परिधि कितनी होती? 2 पाई आर होती। ये तो होती वृत्त की परिधि भैया 2 पाई आर ही तो होती। तो ये किसके 56 के बराबर हो गई। तो देखिए यहां से यदि हम पाई आर की वैल्यू निकाल ली इसमें से डायरेक्ट, और यहां पर पाई आर की वैल्यू पुट कर देंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे हो? नहीं समझ पाए? चलिए ठीक, मैं यहां से आर की वैल्यू निकालता हूं। तो यदि हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो 56/2 पाई होगा। आर की वैल्यू निकालें तो 56/2 पाई होगा कि नहीं? अब देखिए 2 एकम 2, 2 दूना 4 हो गया, 2 अट्ठी 16, यानी कि हमारा आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 28/पाई सेंटीमीटर। ये आर की वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू उठाकर इसमें पुट कर दें तो क्या लिखोगे? समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 में आर का मान रखने पर, तो ध्यान से देखिएगा पाई अपनी जगह पर है, आर की वैल्यू कितनी? 28/पाई, और एल तो आपका एल ही रहेगा क्योंकि एल आपको याद करना है, बराबर कितना? 840। देखिएगा पाई से पाई कट गया, पाई से पाई कट गया, तो यहां से एल बराबर आपको कितना हो जाएगा? यहां से यदि एल बराबर निकालें, इधर कर तो कहां करूं? इधर यहां पे कर दे रहा हूं। इस फिगर को हटा दूं। देखिए भैया, तो यहां पर देखिएगा इस साइड में क्या हो जाएगा? यहां से 28L बराबर आपका 840 हो जाएगा। यानी कि यहां से भैया L बराबर आपका कितना हो जाएगा? 840/28। ये देखिए 28 3 8 3 24 और 3 दूनी 6 8, 3 बार जाएगा कि नहीं? 28 एकम 28 और 28 3 84 और 0 30। तो L बराबर आपका कितना होगा? 30 सेंटीमीटर। L की वैल्यू आपकी कितनी आई? 30 सेंटीमीटर। तो क्या लिखोगे? अतः क्या पूछा था आपसे? कहा था टोपी की तिरछी ऊंचाई, यानी कि शंकु की तिरछी ऊंचाई, तो लिखो अतः टोपी की तिरछी ऊंचाई बराबर 30 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बढ़िया, ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। ठीक है, तो अच्छा प्रश्न है, आसान प्रश्न है, एक बार आप अच्छे से इसको लगाइएगा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, फर्स्ट के बाद सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आपसे कह रहा है, एक मदारी की टोपी शंक्वाकार यदि उसमें 625 वर्ग सेंटीमीटर कपड़ा लगा है और उसके गोल सिर का जो परिमाप है वो 50 सेंटीमीटर हो,
तो टोपी की तिरछी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे इसको किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए। नेक्स्ट, थर्ड, तीसरा क्वेश्चन आपसे कह रहा है तीसरा कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0 के का एक मूल एक है, का एक मूल एक है, आपसे जानना चाहता है तो k का मान बताइए। तो k का मान बताइए। तो k का मान बताइए। अब ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे। अच्छा प्रश्न ये भी है और बहुत आसान है, देखिएगा ध्यान से। आपसे कह रहा है कि आपके पास एक समीकरण है क्या, एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है। मूल का मतलब उसका 0 रूट 1 है। तो एक मूल, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। क्या, जो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 ये आपको दिया है कि नहीं दिया है, और ये कैसा हमारा है, द्विघात समीकरण है। और आपको पता है द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं भाई, जितने घात का समीकरण उसके उतने मूल होते हैं, मतलब उसकी उतनी वैल्यू आती है। जैसे दो घात का समीकरण तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, इसमें एक एक्स की वैल्यू दे रखी है, उसका एक मूल 1 है, यानी कहने का मतलब दिया क्या है, एक x की वैल्यू दे रखी है। तो कह रहा है k का मान बताइए। तो इसमें क्या मतलब x बराबर आपको चूंकि समीकरण, चलो मैं लिख देता हूं, चूंकि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल 1 है। चाहो तो लैंग्वेज भी लिख सकते हैं, इसीलिए क्या हो जाएगा x बराबर 1। अब जो ये x बराबर 1 आया इसको इसमें पुट कर दे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से होगा समीकरण 1 में x की वैल्यू रख दें। तो जहां जहां पर x होगा वहां पे पुट कर देंगे। तो x की जगह 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस k इंटू एक्स की जगह 1 और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना 1 प्लस k इंटू 1 k प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कितना k और 1 प्लस 3 4 इक्वल टू 0। देन k इक्वल टू कितना हो गया माइनस का 4, अतः k बराबर माइनस का 4, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। k बराबर कितना का माइनस का 4। समझ पाए कि नहीं, मतलब x की जगह पर मैंने 1 पुट किया। नोट करिए फटाफट, बहुत अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट आपसे कह रहा है ऐसा ही प्रश्न, कह रहा है फोर्थ आपसे कह रहा है यदि समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस का 5 बराबर 0 का एक मूल चलिए 1 ही रखते हैं, 1 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। जैसे किया है वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नोट करिए फटाफट, ठीक है, नोट कर लिया। नेक्स्ट फोर्थ के बाद फिफ्थ देखिएगा। फिफ्थ कह रहा है आपसे क्या,
कह रहा है किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई, किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 210 मीटर तथा 170 मीटर है। 210 मीटर तथा 170 मीटर है। फिर कहता है इस पार्क के चारों ओर अंदर से, इस पार्क के चारों ओर अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया है। तो आपसे कहता है क्या, रास्ते का बनाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। तो रास्ते का क्षेत्रफल बताइए। ठीक, देखिए कैसे करेंगे। कल के प्रैक्टिस सेट में मैंने आपको बताया था कि जब रास्ता बाहर से बनाया जाए, और आज के प्रैक्टिस में कैसा प्रश्न है कि रास्ता अंदर से बनाया जाए। ठीक है, किसी आयताकार पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 210 मीटर तथा 170 मीटर है। इस पार्क के चारों अंदर से, देखिए यहाँ अंदर लिखा है कि बाहर लिखा है, बस इसी पे फोकस करना है। इस पे फोकस आपने नहीं किया, अंदर बाहर को अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा, तो प्रश्न गलत हो जाएगा। फिगर के माध्यम से ही प्रश्न लगेगा। से अंदर से 5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाएगा, तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें बताना है। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम एक आयताकार पार्क बनाते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। ये एक आयताकार पार्क हो गया, A, B, C और D। आपसे कह रहा है क्या, पार्क की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 210, यानी कि AB आपके पास 210 मीटर है। कहां से कहां तक, यहां से लगाकर यहां तक। और आपको पता है कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती, और 170 ही हो गया, 170 मीटर। आपसे कह रहा है कि पार्क के चारों ओर अंदर से 5 मीटर रास्ता बनाएगा। तो जब चारों तरफ अंदर से 5 मीटर रास्ता बनाएंगे, तो देखिएगा, तो अंदर बचेगा क्या, ऐसा ही तो बचेगा। ध्यान से देखिएगा। चलिए साहब, चलो बन गया। अब देखिए चारों तरफ 5 मीटर रास्ता बनाएगा, तो इधर भी 5 मीटर। ठीक है, जरूर बनाइएगा, जिससे लैंग्वेज कम लिखनी पड़ेगी। इधर भी 5 मीटर, जगह कम है भाई। और इधर भी आपका 5 मीटर, और इधर भी आपका कितना हो गया, 5 मीटर। मतलब ये चारों तरफ 5 मीटर रास्ता बन गया। आपसे क्या, रास्ते का क्षेत्र, रास्ता है क्या, ये वाला जो डिजाइन हम बना रहे हैं, ये वाली डिजाइन, यही आपका रास्ता है। इसी का हमें क्या चाहिए, क्षेत्रफल चाहिए, इसी का हमें एरिया चाहिए। पर ये एरिया निकलेगा कब, देखिए हमें 210 पता है, 170 पता है। यदि जो अंदर वाला आयत है, इसका नाम है P, Q, R और S, जो अंदर वाला आयत है P, Q, R, S, यदि हमें इसकी लंबाई चौड़ाई पता चल जाए, तो हम इसका P, Q, R, S का क्षेत्रफल निकाल लें, और A, B, C, D का क्षेत्रफल निकाल लें। आयत A, B, C, D का क्षेत्रफल निकाल लें, और आयत P, Q, R, S का क्षेत्रफल निकाल लें, और आयत A, B, C, D के क्षेत्रफल में से आयत P, Q, R, S का क्षेत्रफल घटा दें। मतलब बड़ा वाला जो आयत है, ये वाला जो आयत है, बड़ा वाला आयत है, उसमें से छोटा वाला आयत जो है,
ये वाला, इसका एरिया हम पूरा घटा दे तो बचेगा तो रास्ता ही। पर इसके लिए इसकी भुजा पता होनी चाहिए, तो कैसे पता करेंगे भुजा? देखिए 210 है तो इधर 5 मीटर इधर 5 मीटर, दोनों साइड में 5 मीटर है, तो देखिए 210 था, 5 मीटर इधर कम पड़ा, 5 मीटर इधर कम पड़ा, तो टोटल कितना कम पड़ेगा? 10 मीटर, यानी ये कितना हो जाएगा? 200। तो ये भुजा आपकी यहां से यहां तक कितनी होगी? 200 मीटर। समझ रहे हो भैया? आगे अब देखिए 5 मीटर इधर कम पड़ा, 5 मीटर इधर कम पड़ा, 170 था, दोनों साइड में 5-5 मीटर कम पड़ा, तो टोटल 10 मीटर कम पड़ा, तो ये आपका कितना? 160 मीटर हो गया। 160 मीटर हो गया। ठीक, अब देखिएगा क्या लिखोगे? रास्ते का क्षेत्रफल, रास्ते, ठीक है जरूर बनाइएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल माइनस आयत PQRS का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखिएगा आयत ABCD का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई, तो 210 हो गए और चौड़ाई कितनी आपकी? 170 हो गई, माइनस आयत PQRS का क्षेत्रफल, तो 200, लंबाई इसकी 200 और चौड़ाई कितनी? 160, मल्टीप्लाई कर ले तो देखिएगा, देखिए 2 जीरो तो 2 जीरो लगा ले, 17 एकम 17 हो गया जाके, ठीक है, हंसी ला जाके 1 और 17 दूनी 34, 1 35, 35,700 एरिया आई जाके बड़े वाले आयत की। अब छोटे वाले आयत की एरिया निकालें तो 16 दूना 32, तो ये होगा जाके, और 3 जीरो 1 2 3 32,000 आई, घटा लो उसमें से। तो देखिए 2 जीरो में से 2 जीरो गए आएंगे, 2 मतलब इस जीरो से इस जीरो गया, तो जीरो, इस जीरो से इस जीरो गया जीरो, यहाँ 7 में से जीरो गया 7, यहाँ बचा जाके कितना? 5, 5 में से 2 गया 3, और बस 3700 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नीचे लिख लीजिएगा, अतः रास्ते का क्षेत्रफल हमारा 3700 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, तो नीचे लिख लेना, अतः रास्ते का क्षेत्रफल 3700 वर्ग सेंटीमीटर। समझ गया कि नहीं समझ गया? चलिए एक ऐसा ये प्रश्न 6 नंबर, छठा क्वेश्चन कह रहा है किसी आयताकार पार की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 280 मीटर तथा 230 मीटर, इस पार के चारों ओर अंदर से, जहां 5 था वहां पर हम कर रहे हैं 2.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया, तो रास्ते का क्षेत्रफल। अब करना क्या होगा? ये आपके पास 280 है, ये आपके पास 230 है, और यहां पर जो 5 था वहां पर 2.5 हो जाएगा। अब पहले रास्ता इधर 5, यहां 5 था, तो 10 मीटर रास्ता कम हो रहा था, मतलब आयत की जो लंबाई थी 10 मीटर कम हो रही थी। अब इस बार क्या हो जाएगा? 2.5 मीटर इधर है, 2.5 मीटर इधर है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 5 मीटर, यानी कि 280 में से 5 घटा दोगे तो ये कितना? 275 बचेगा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? इसी प्रकार इसकी चौड़ाई में भी करना है। चलिए नोट करिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिएगा, सिक्स के बाद सेवंथ आपसे कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं, किसी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। क्या कह रहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है पूरक, दूसरा आपसे संपूरक, और अगला कह रहा है न्यून कोण, और अंतिम ऑप्शन चौथा अधिक कोण।
ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, आपसे कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण होते हैं। चक्रीय चतुर्भुज के बारे में तो जानते हैं, ये वृत्त है और ये वाला जो चतुर्भुज बनता है वृत्त के अंदर और उसके परिधि पर चारों बिंदु ए बी सी डी, तो ए बी सी डी हमारा चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। तो एंगल ए और एंगल सी को जोड़ते हैं तो ये आमने सामने का कोणों का योगफल एंगल ए प्लस एंगल सी यह 180 डिग्री के बराबर होता है। और एंगल बी, ये वाला कोण और ये वाला कोण, इनको जोड़ेंगे तो एंगल बी प्लस एंगल डी बराबर 180 डिग्री, मतलब इनका भी योग 180 डिग्री के बराबर और इनका योग भी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो वही पूछा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोण होते हैं, मतलब पूरक। तो पूरक मतलब क्या, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो तो उसे पूरक कोण कहते हैं। पर यहाँ कितना 180 होना चाहिए। दूसरा तो समपूरक, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो उन्हें समपूरक कोण कहते हैं। यानी कि ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल 180 डिग्री के बराबर होता है। और दो कोण है, कोण बी कोण डी, दो कोण हुए, कोण ए कोण सी, दो कोण हुए, तो इनका योगफल किसके बराबर 180 डिग्री। वही क्या संपूरक का मतलब ही क्या होता है, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री के बराबर हो, संपूरक। न्यून कोण, न्यून को क्या किसे कहते हैं, जब थीटा की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री से बड़ी होती है, और क्या होता है थीटा की वैल्यू 0 डिग्री से बड़ी होती है और क्या होती है 90 डिग्री से छोटी होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, न्यून कोण कहते हैं। बात समझ पाए, समझ पा रहे हो। और अधिक कोण, जब थीटा की वैल्यू क्या हो, अधिक कोण 90 डिग्री से बड़ी हो, ठीक है, और 180 डिग्री से छोटी हो, तो वह हमारा अधिक कोण कहलाता है। जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री से बड़ी हो और 180 डिग्री से छोटी हो तो अधिक कोण कहलाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा, अब ध्यान से अगला क्वेश्चन, इसको रख करूं 7th के बाद 8th कह रहा है, इसको रख कर दूं। चलिए बहुत ध्यान से, अगला 8 नंबर देखिएगा। 8th कह रहा है किसी चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। इसको देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, वृत्त पर होते हैं। क्या कह रहा है, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या आपके पास है 8वें का 1, दूसरा ऑप्शन क्या है 2, तीसरा ऑप्शन है 3 एंड चौथा ऑप्शन है 4। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं। तो ध्यान से देखिएगा, चक्रीय चतुर्भुज के कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं। तो ध्यान से, और बहुत अच्छा प्रश्न, आसान है, जानते भी आप हैं। देखिए यदि चक्रीय चतुर्भुज है, आपको पता चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4 होती हैं, 4 भुजाएं 4 शीर्ष, और जो बिंदु जो शीर्ष मतलब ए बी सी डी जो शीर्ष तो है, तो जो ये शीर्ष होते हैं जो वृत्त पर स्थित होते हैं तभी तो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि 1 2 3 4 ये बिंदु जो होंगे वो चक्रीय बिंदु कहलाते हैं। जो वृत्त की परिधि पर 4 बिंदु जो स्थित होते हैं उनको जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है हमारा चतुर्भुज, और वह चतुर्भुज कैसा कहलाता है, चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। यानी कि चक्रीय चतुर्भुज कितने चक्रीय बिंदु वृत्त पर होते हैं, 4 बिंदु वृत्त पर होते हैं। चलिए नोट करिए, ठीक है। नेक्स्ट एक प्रश्न और देखिए, अगला कह रहा है आपसे क्या, आठवें के बाद 9वां, 9th कह रहा है आपसे -5/9 का घन है। देखिएगा 4 ऑप्शन इसके भी हैं। कह रहा है
25/81 माइनस का 25/81 और 125/729 और अगला ऑप्शन है माइनस का 125/729। अब ध्यान से देखिएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा, पता है ना आपको। चलिए, माइनस का 5/9 का घन मतलब क्यूब, माइनस 5/9 का घन मतलब क्यूब। अब इसको क्या करोगे आप, 3 बार लिखोगे तो माइनस का 5/9 गुणे माइनस का 5/9 और गुणे माइनस का 5/9। बस यहाँ चिन्ह का ही खेल है। तो देखिएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 25 5 125 और 9 9 81 81 9 729। ठीक है, यानी कि माइनस का 125/729 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक, 10 नंबर देखिएगा, 10th आपसे कह रहा है माइनस का 5/9 माइनस का 5/9 का वर्ग है, बताइएगा इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जितने भी मैंने प्रश्न कराए हैं सभी प्रश्नों को बहुत ही ध्यान से बहुत ही अच्छे से करिएगा। जो प्रश्न मैंने पूछे हैं उसके उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइए। वीडियो को अपने अपने इस तरह से दोस्तों जरूर शेयर करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।